नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डायरी ऑफ पंचायत में। मैं हूं आपकी अपनी माही ठाकुर और आज फिर लेकर आई हूं पंचायत की गलियों से जुड़ी एक नई खबर। तो चलिए खोलते हैं आज की डायरी और शुरू करते हैं एक नई खबर, सिर्फ और सिर्फ डायरी ऑफ पंचायत पर। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम हादसे की। देखिए, ये सिर्फ एक नाव पलटने की खबर नहीं है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक खूबसूरत शांत सा टूरिस्ट स्पॉट पल भर में एक खूनी कब्रिस्तान बन गया। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये उन सिस्टमैटिक फेलियर्स यानी व्यवस्था की उन कमियों का नतीजा है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आइए गहराई से समझते हैं। इस हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई ना, सच कहूं तो उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक मां जिसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को अपने सीने से जकड़ कर रखा था। मौत भी उस बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं कर पाई। ये तस्वीर हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असलियत में होते तो क्या इस मानवीय क्षति को रोका नहीं जा सकता था। हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनियर का आधार यही सवाल है। अब भावनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर सीधे तथ्यों पर आते हैं। गुरुवार शाम करीब 5 बजे का वक्त था। जगह थी जबलपुर का बरगी डैम। देखिए, इस तरह के हादसे कोई एक गलती का नतीजा नहीं होते। अगर हम इसे स्विस चीज मॉडल के नजरिए से समझें तो ये कई स्तरों पर हुई लापरवाहियों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो एक ही समय पर एक साथ हुआ। एक के बाद एक नियम टूटते गए और आखिरकार इस भयानक त्रासदी ने जन्म ले लिया। सेक्शन 1, मौसम और क्षमता, मुनाफे के लिए चेतावनियों की अनदेखी। 74 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा इसे इमेजिन कीजिए, ये कोई हल्की फुल्की हवा नहीं थी। इतनी तेज आंधी ने बरगी डैम के उस शांत पानी में लहरों की एक जानलेवा दीवार खड़ी कर दी थी। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मौसम इतना खराब था, चेतावनियां इतनी साफ थीं, तो इतने बड़े खतरे के बीच उस क्रूज को पानी में उतारने की इजाजत आखिर दी किसने? ये सीधे सीधे लोगों की जान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। अब इस आंकड़े को देखिए। सरकारी रिकॉर्ड कह रहे हैं कि सिर्फ 29 टिकट बेचे गए थे, लेकिन असल में उस नाव पर 43 से 47 यात्री सवार थे। मतलब मुनाफा कमाने के लालच में नाव को उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा भर दिया गया। रिकॉर्ड्स में संख्या कम दिखाना साफ बताता है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये लापरवाही का खेल कैसे चल रहा था। अब आप ही सोचिए, जब वजन क्षमता से इतना ज्यादा बढ़ेगा तो नाव का बैलेंस तो बिगड़ना ही था, और फिर उस तेज हवा ने बाकी का काम कर दिया। सेक्शन 2, उपकरणों की विफलता, एक दुखद विकल्प का विज्ञान। अब इस पूरी घटना को थोड़ा विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। देखिए, एक लाइफ जैकेट पानी में बिल्कुल हवा से भरे गुब्बारे की तरह काम करती है, जो आपको ऊपर तैरता रखती है। लेकिन हुआ क्या? उस मां और बच्चे को एक ही जैकेट पहना दी गई थी। जब वो पानी में गिरे और संघर्ष शुरू हुआ तो डूबते बच्चे की छटपटाहट और उन दोनों के मिले जुले वजन ने उस लाइफ जैकेट की बायंसी यानी तैरने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। विज्ञान के नियमों के आगे वो लाइफ जैकेट मानो एक भारी पत्थर बन गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि ये कोई लाइफ जैकेट की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मानवीय भूल थी। नाव चलाने वालों के पास बच्चों के साइज की लाइफ जैकेट थी ही नहीं। सोचिए, इसी वजह से उस मां और बेटे को एक ही जैकेट शेयर करनी पड़ी। अगर उस दिन बच्चे के लिए एक सही साइज की जैकेट होती तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। सेक्शन 3, बचाव में देरी, जीवित बचने से 300 मीटर की दूरी। सिर्फ 300 मीटर, ये नंबर दिमाग से निकलता नहीं है। ये पूरा हादसा किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर हुआ। जरा सोचिए, जिंदगी सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी, लेकिन बचाव का काम समय पर शुरू ही नहीं हो पाया। उस चंद मीटर के फासले ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। इतने करीब होने के बावजूद लोगों को डूबने से ना बचा पाना, ये हमारी इमरजेंसी व्यवस्था की पूरी पोल खोल देता है। अब जरा नियमों और असलियत का ये अंतर देखिए। एक तरफ जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहता है कि ड्यूटी पर प्रोफेशनल लाइफगार्ड्स होने चाहिए, वहीं असलियत में नाव पर कौन थे? अप्रशिक्षित दिहाड़ी मजदूर, जिन्हें ऐसी इमरजेंसी की कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी। जहां बैकअप में रेस्क्यू बोट्स और तुरंत एक्शन लेने वाली टीम होनी चाहिए थी, वहां गोताखोरों के पहुंचने में ही इतनी देरी हो गई कि तत्काल कोई मदद मिल ही नहीं पाई। अगर हम बचाव अभियान के मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो एसडीआरएफ की टीम ने अब तक 28 लोगों की जान बचाई है, लेकिन दुर्भाग्य से 9 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं।
जो लोग लापता हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये बताते हैं कि कई परिवार आज भी इस उम्मीद में हैं कि शायद उनका अपना वापस लौट आए। सेक्शन 4, व्यवस्था की जवाबदेही, अगली त्रासदी को रोकना। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस हादसे से सबक लेते हुए कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव करने ही होंगे। पहला, मौसम की मॉनिटरिंग बहुत सख्त होनी चाहिए। दूसरा, नावों की फिटनेस की चेकिंग सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर कड़ाई से होनी चाहिए। हर उम्र के हिसाब से, खासकर बच्चों के लिए अलग लाइफ जैकेट होना अनिवार्य है। और सबसे अहम, प्रोफेशनल इमरजेंसी स्टाफ की तैनाती होनी ही चाहिए। इन बुनियादी चीजों के बिना हमारे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे ही कब्रिस्तानों में बदलते रहेंगे। अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देती है। क्या ये इतनी सारी जानें ऐसे ही व्यर्थ चली जाएंगी, या फिर ये हादसा हमारी सुरक्षा नियमों में कोई असल बदलाव लेकर आएगा? अगली बार जब भी कोई व्यक्ति किसी क्रूज या नाव पर कदम रखे और उसे सही सुरक्षा उपकरण न मिलें, तो उसे उस मां के संघर्ष और उन बेजान बाहों को जरूर याद करना चाहिए। सही सवाल पूछना और धन्यवाद साथियों, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।